Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss all the important 1 mark questions from the statistics part. और जो भी क्वेश्चन मुझे मिला इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ मैकआउट, मैंने सभी क्वेश्चन इसमें उठा लिया एंड आई हैव डन द सॉल्यूशन हियर. एंड वन मोर थिंग दैट इज़, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 2022 ऑड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आया था इसी का, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता आप लोगों के सिलेबस से ऑफ BSM 201. एनीवेज, तो उसमें ये जो क्वेश्चन है इन ग्रुप सी, दिस क्वेश्चन नंबर 8, ये मुझसे थोड़ा सा छूट गया था उसमें, तो इसका सॉल्यूशन जो है ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा एंड में. ठीक है, तो पहले जो है हम लोग, और ये भी मैंने बताया था कि उस क्वेश्चन का ये रहा वो वाला क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था. सेमिस्टर 3 का क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, BSM 301 पेपर कोड है, लेकिन आप अगर इसका सिलेबस देखेंगे, द सिलेबस इज़ वेरी मच सेम ऑफ एज ऑफ योर सिलेबस दैट इज़ BSM 201. दो एक चैप्टर कम है, अदरवाइज लाइक 90% इज द सेम सिलेबस. ओके, और उसका ये जो ग्रुप है, ग्रुप ए है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ था सभी में ग्रुप ए में MCQ था. ठीक है, लेकिन इसी से जो स्टार्ट हुआ है, इस वाले सेम से जिसका क्वेश्चन अभी आप लोग के सामने है, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो और इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा जो प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क क्वेश्चन वाला वीडियो है उसमें सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं इन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक करके लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर व्हिच मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल. ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरा उस वाले प्रोबेबिलिटी का जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें, दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड. एनीवे, द आंसर इज पॉइंचो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पॉइंचो डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों ही म्यू होता है. राइट, ओके. व्हाट इज़ द मीन, नाउ दे आर आस्किंग. अच्छा, नाउ दिस हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउअडेज. अभी तक आप लोगों ने जितना भी पेपर दिया है, और अगर कोई भी ईयर का कोई भी सेमेस्टर के बच्चों से आप लोग पूछेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, लाइक व्हाट इज़ दिस, एक्सप्लेन दिस, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस. सो and one more thing I am thinking, that is maybe I will bring like suggestion type of video just after some time tonight only on this probability and statistics paper, जिसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं देना चाहता हूँ बिफोर द एग्जामिनेशन, कि आप लोगों को ये लास्ट मोमेंट में देख लेना चाहिए. मैं सोच रहा हूँ ये बनाने का, फिर मैं देखता हूँ अगर हो सकता है, तो अगर हो जाएगा वीडियो रेडी तो मैं ज़रूर ये कर दूंगा जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम. राइट, अच्छा, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है, ये ज़रूर कर लेना. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन. अब मीन का डेफिनेशन किसने सोचा था कि एग्ज़ाम में आने लायक है, लेकिन दे दिया है इन लोगों ने. तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उठाया है, इंटरनेट से ही मैंने लिया है ना. तो देख सकते हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स द मीन इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपार्ट फ्रॉम मोड एंड मीडियन. मीन इज़ नथिंग बट द सिंपल एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़. राइट, it denotes the equal distribution of values for a given data set. तो mean मतलब simple average होता है. If the data, some data are given like xi's are given, then do the summation and divide it by number of data, number of observation, तो आपको mean मिल जाएगा. Simple definition of mean is here, average, nothing but average. Right, तो वही है और कुछ नहीं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चेबिशेव इनइक्वालिटी. अब चेबिशेव इनइक्वालिटी का जो फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए. चेबिशेव इनइक्वालिटी से आप एक 5 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, द फॉर्म ऑफ चेबिशेव इनइक्वालिटी इज़, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो रहा है मेरे लिए. एनीवेज, दिस x minus expectation of x, that is x minus x bar, modulus of this is greater than equals to some epsilon. This epsilon depends on you, what you want to take as epsilon is less than equals to sigma square by epsilon square. So as you can see, so if they ask you कि what are the things that are required to find Chebyshev inequality, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए the mean of the random variable and the standard deviation of the random variable, that is sigma. So your answer should be mean and standard deviation. Right, okay. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं.
when do the conditional density functions get converted into the marginal density function? Now this is a very good question, to be honest. This is definitely a very good question. ठीक है, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा इधर पे एक बार दिखा देता हूँ what is happening exactly. ये कहाँ से है by the way? This is from the joint distribution function. कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, फॉर टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वहाँ से क्वेश्चन है. तो इसमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन का जो डेफिनेशन बनता है, फॉर्मूला जो बनता है, मैं पहले एक बार वो बता दूं आप लोगों को. इफ x by y of x by y0, what is happening here? For any particular y equals to y0, what is the probability of happening the event x? That is the simple condition of or simple definition coming from the conditional probability of thing, right? तो इसका definition कैसे है, इसको define कैसे किया जाता है? f of x y0 divided by f y at y0. Now this the denominator जो नीचे है ना, ये एक्चुअल में क्या है? This is a marginal density function of y, the marginal density function of the random variable y, right? Okay. Now अब क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन. मतलब ये जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन है ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कब बन जाएगा, ये मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, मैं इसको मतलब ये क्या है, ये दिस इज द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन. मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से. जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को हम लोग ऐसे दो वेरिएबल्स के मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम में. कब, ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज व्हेन x एंड y आर क्या, व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट, राइट? देन ओनली वी कैन डू दिस. व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट क्या कर सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट है तो? ये जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है x और y का, इसको हम लोग दो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन के फॉर्म, मतलब मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट? और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, सो इट विल बिकम दिस. तो आप लोग समझ ही सकते हैं दैट इज ये पहले था कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड नाउ इट हैज़ बिकम द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स. और ये क्यों हुआ और कब हो रहा है? जब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर बनेगा कि व्हेन डू दिस थिंग हैपन? व्हेन द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. योर आंसर शुड बी व्हेन द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, then only this happen. सिंपल. अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो है ये एफ वाई वाई कब होता? जब मैं इसको उल्टा लेता, दैट इज जब मैं इसको लेता y अपॉन x, y अपॉन सम x0, तब जाके ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y बनता, राइट? तो एक उसका भी प्रूफ सेम तरीके से होगा. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि x के रेस्पेक्ट है या फिर y के रेस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है कि कब होगा, तो जब इंडिपेंडेंट होगा तब. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ये भी थोड़ा सा वी कैन से डायलेमा है थोड़ा सा क्वेश्चन में, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म इन सेंट्रल टेंडेंसी? तो अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ें आता है? मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि मीन, मीडियन, मोड, इनमें से या फिर कोई और अभी जो मैंने बताया उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट बता पाना नहीं होता. हाँ, लाइक ऐसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है, हर एक एस्पेक्ट में, डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर सही में इसको एक आंसर देना पड़े तो व्हाट आंसर यू शुड गिव? द आंसर शुड बी मीन, क्योंकि मीन ही है द सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम लोग ज़्यादातर जहाँ पे भी सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए होता है हम लोग मीन को ही यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई मीन कैन बी टेकन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अमंग द ऑल, राइट? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू. अब इसके ऊपर डिटेल में मेरा सब कुछ करा हुआ है इन द वेरी लास्ट वीडियो, दैट इज़ द पेपर सॉल्यूशन ऑफ 2022, क्योंकि उसमें बिल्कुल मोमेंट के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, और मतलब वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी किया है कि कैसे क्या कुछ हो रहा है उसमें, राइट? तो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट. सो आई होप यू नो द आंसर एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू विल टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, है ना? कमेंट में इसका आंसर बताना कि सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट को क्या बोला जाता है. सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट को क्या बोला जाता है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ए वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड.
ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत सुंदर, मतलब टू बी ऑनेस्ट दिस पेपर वाज वेरी गुड पेपर, लाइक फ्रॉम दिस 1 मार्क्स क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। टू बी ऑनेस्ट बहुत वर्सेटाइल है, सभी लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाने का कोशिश है इसमें, वो देख के जो कि अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा, ए वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब समझना इस क्वेश्चन का आंसर उनको पता है जिनको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का अंदर जो डिफरेंस है वो पता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यूज के अंदर कुछ ही गिना चुना वैल्यूज ले सकता है। द वेरिएबल कैन नॉट टेक एवरी वैल्यू बिटवीन एनी प्री डिटरमिन्ड इंटरवल। उनमें उनके अंदर सिर्फ कुछ वैल्यू वो ले सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो होता है दैट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन एनी गिवन इंटरवल। और इसीलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोग समेशन यूज करते हैं। i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3 के लिए ही हम लोग pi मतलब जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उनको लेते हैं इन द टेबल। वेयर एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, क्योंकि इट कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन एनी इंटरवल, हम लोग उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन का ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज द वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, योर आंसर शुड बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। योर आंसर शुड बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट नहीं होगा, कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए टेबल विथ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे हम लोग को जब हम लोग ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलता है कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू आई और एफ आई इस तरीके से, और ऊपर में रहता है x इक्वल्स टू आई, एक टेबल ऐसा कुछ मिलता है हमें, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ होता है और नीचे उसका प्रोबेबिलिटीज़ का वैल्यू एक गिवन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो टेबल है इस टेबल का नाम क्या है। वैसे मतलब लाइक बुक में ऐसा कोई लाइक नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इफ यू वांट देन यू कैन गिव डेफिनेटली यू कैन गिव अ नेम टू दिस टेबल एंड यू कैन कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सो यू कैन कॉल दैट एज वेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, अब जो दो मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में मोड फाइंड करने का, द टू मेथड्स आर इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या है, वो जो सिंपल मेथड है जो हम हमेशा यूज करते हैं कि कुछ डेटा गिवन है और उसमें से जिस डेटा का या फिर जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जस्ट देख के इंस्पेक्ट करके हमें पता चल रहा है, इसीलिए वो इंस्पेक्शन मेथड हो गया। लेकिन ऐसा भी डेटा होता है कि जिसमें ये जो फ्रीक्वेंसीज होता है उतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें गैपिंग सही नहीं होता, और इसके वजह से उसको ग्रुप में डिवीजन करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड बन जाता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें एंड ऑल स्टेप्स भी ज़्यादा है। तो सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है कि दो मेथड का नाम बताने के लिए, तो हम सिर्फ नाम पता रखना होगा, वन इज इंस्पेक्शन मेथड एंड वन इज ग्रुपिंग मेथड, एंड दैट्स इट फॉर द आंसर। ओके, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें यहाँ पे मेरा शायद ये लिखा हुआ था, हाँ ये रहा। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, in a perfectly symmetrical distribution the mean median mode are same. This example has one mode unimodal and the mode is the same as the mean and median. तो इसका मतलब mean, मतलब क्वेश्चन क्या है कि mean median एंड मोड जो है ये सेम किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड इन सभी का वैल्यू जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है एक दूसरे से। सो द आंसर विल बी हियर लाइक द फिल इन द ब्लैंक शुड बी सेम, मतलब इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर सेम, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम 8 appeared in a single toss of, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मेरा उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी मेरा प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया हुआ है, तो ज़रूर वो वीडियो देख लेना एक बार। तो उसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चंस मेरा डिस्कस किया हुआ है एंड एग्जाम के पहले बहुत हेल्प हो जाएगा अगर कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और कैसे करना एंड ऑल। सो यू कैन, इफ़ यू वांट देन यू कैन सी द वीडियो, राइट। अच्छा, तो ये हो गया उस पेपर का क्वेश्चन डिस्कशन। तो अब चलते हैं और भी रिसेंट ईयर्स जो है, पहले 2019 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस द क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ। तो क्रिटिकल रीजन जो है वो कौन सा रीजन, मतलब रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है या फिर रीजन ऑफ रिजेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पर फिर भी लेट मी जस्ट, ये मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, एंड सपोज कि दिस टू आर योर क्रिटिकल वैल्यूज, है ना, माइनस जेड अल्फा बाई 2 वी कैन से, प्लस जेड अल्फा बाई 2 वी कैन से, ठीक है, तो दिस रीजियन एंड दिस रीजियन, ओके। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि in this middle portion जहाँ पे H0 is accepted, if the value of the test statistic is lying in this region, then H0 is accepted, and this region is called, just the name as the name suggests, कि region of acceptance, region of acceptance, ओके। अच्छा, और क्रिटिकल रीजन कौन सा है? ये जो जहाँ पे H0 रिजेक्ट हो रहा है, वेयर H0 इज रिजेक्टेड, इन दिस टू रीजन्स जहाँ पे H0 रिजेक्ट हो रहा है, दैट पोर्शन और दैट रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग होता है या फिर जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो नल हाइपोथेसिस या फिर H0 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, वेदर H0 इज एक्सेप्टेड और H0 इज रिजेक्टेड। सो इफ H0 इज रिजेक्टेड, वो जो रीजन है जहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक लाई करेगा, दैट रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा कि द क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा द रीजन ऑफ रिजेक्शन, ओके, क्रिटिकल रीजन विल बी द रीजन ऑफ रिजेक्शन, ओके। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, लेट मी चेंज दिस बैकग्राउंड, हाँ अब सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर द सेम, ओके। तो यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं इफ यू वांट, एनीवेज द आंसर विल बी, हाँ, द आंसर विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर इट इज रिटन, अच्छा सॉरी, ये जो है ये इस क्वेश्चन का था, तो जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनीवेज, सो द रीजन और द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, दैट इज फॉर अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इन तीनों यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इनमें से जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन मीडियन मोड आर सेम, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट कोरिलेशन। फॉर परफेक्ट कोरिलेशन वी नो द वैल्यू ऑफ आर शुड बी आइदर +1 और -1, और इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन जो ब्रॉड क्वेश्चन आता है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5+1 या फिर 4+1 फॉर्म, जहाँ पे क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के बाद दे विल आस्क यू फॉर द इंटरप्रिटेशन कि आर का ये जो वैल्यू आया है इसका मतलब क्या बन रहा है इन द क्वेश्चन, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आर, लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ आर शुड लाई इन दिस रीजन, दैट यू शुड नो। इसका प्रूफ जो है हम लोग करेंगे इन द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, और ये 2019 में भी आया था, जो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, और जो एकमात्र ऑफलाइन एग्जाम हुआ है आपके पेपर कोड के ऊपर, और ये जो है 2022 में आया था, दैट इज जो लास्ट एग्जाम हुआ है ऑफलाइन आफ्टर कोविड, उसमें भी आया था इसका प्रूफ, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ जरूर करेंगे इन द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। एनीवेज, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि व्हाट इज आर, बेसिकली आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस, इवन यू कैन यूज रो फॉर इट। सो दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड द पॉइंट इज इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज वेरी मच क्लोज टू 1 और टेंडिंग टुवर्ड्स 1, अगर वैल्यू जो है 1 के बहुत ज्यादा करीब हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, द मतलब विल बी द टू वेरिएबल्स x एंड y आर हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माने द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, या फिर x का वैल्यू कम होने के साथ साथ y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। ये कब हो रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज वेरी मच एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 या फिर वेरी मच क्लोज टू 1, right? And not only that, if the value of r is equals to -1 और very much close to -1, अगर r का वैल्यू -1 के बहुत करीब हो तो इसका मतलब भी है कि x and y are very much correlated to each other, लेकिन in that case the values of x and y will be inversely proportional. That means x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू will decrease, या फिर x का वैल्यू कम होने के साथ साथ y का वैल्यू will increase, right? And you should always you should know the diagrams as well of for the different cases of r. ये भी बहुत important है for 1 mark questions, right?
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीडियन कैलकुलेट करना आप लोगों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2019 का ही क्वेश्चन है एज यू कैन सी। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए द थिंग दैट यू शुड डू फर्स्ट इज यू हैव टू फर्स्ट अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, है ना। ये पहले आप लोगों को कर लेना है कि पहले डेटा को अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। तो इफ़ आई अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर आई विल गेट, फर्स्ट आएगा 2, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो ग्रेटर नंबर है उसको लिखते जाना है। तो 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के 10 12 14 15, बहुत बढ़िया। तो अब मीडियन निकालने बोला है, सो मीडियन इज बेसिकली द मिडिल ऑफ द डेटा जो कि बीच में आ रहा है, बिल्कुल जो 9 जो है बिल्कुल बीच में है। सो द आंसर शुड बी, सॉरी, द आंसर ऑफ मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू 9। ये तो बिल्कुल देखने से हो गया। जनरल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ डेटा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो द मीडियन, जो पोजीशन ऑफ द मीडियन विल बी n+1/2th पोजीशन में जो नंबर है, चेक करके भी देख सकते हैं। हियर इन दैट इज नंबर ऑफ डेटा इज 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So according to the formula 9 + 1/2 that is 10/2, that is 5th number should be your answer। and देखिए कि 1 2 3 4 5 और यही आप लोगों का आंसर है। ये हो गया जब ऑड नंबर ऑफ डेटा वी हैव, एंड व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ डेटा तब क्या करना है, तब n/2 और n/2 + 1 इन दोनों पोजीशन में जो आप लोगों को जो नंबर 2 मिलेगा इनका एवरेज या फिर मीन कर लेना है, और ये करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आप लोगों का मीडियन हो जाएगा। सिंपल, दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोड, सिंपल मोड निकालना है। तो मोड कैसे, कि जिस नंबर का नंबर ऑफ ऑकरेंस सबसे ज़्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ पे 15 जो है 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिख रहा है, 15 3 टाइम्स, और 12 जो है 1 2 टाइम्स से दिख रहा है, और बाकी सब भी 8 भी 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है, 10 1 टाइम, 13 1 टाइम, 13 हो गया, 8 9 10 सब हो गया, और 5 है 1 टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 15 विल बी योर आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ ऑकरेंस जो है ये 15 का सबसे ज़्यादा है, और इस नंबर ऑफ ऑकरेंस को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही होगा आप लोगों का मोड फॉर द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Formula of rank correlation coefficient is 1 minus 6 into summation d square divided by n cube minus n. This was the formula. तो इसका मतलब जो है 1 माइनस दिस, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ये 1 से कम ही आना है। द वैल्यू शुड बी लेस देन 1। like the value of this rank correlation coefficient is basically 1 minus something, तो definitely this should be less than 1। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है ये ठीक नहीं है, none of the above होगा। अगर सही में बोला जाए तो इसका होना चाहिए less than 1, 1 से कम, the value should be less than 1, राइट। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, the value can be negative, है ना। बट इसको अगर अब नेगेटिव सुन के अगर आप बोल दे कि सर फिर लेस देन 0 कर दीजिए, लेकिन ऑलवेज तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो द एक्यूरेट आंसर शुड बी लेस देन 1। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर गुडनेस ऑफ फिट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वी डू। फॉर गुडनेस ऑफ फिट वी डू काई स्क्वायर टेस्ट, है ना, हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट का मैं यहाँ पे एक बार आप लोग को जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फॉर्म है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड माइनस फ्रीक्वेंसी क्या था, इवेलुएटेड, एस्टिमेटेड, समथिंग लाइक दैट, डिवाइडेड बाय दैट। तो ये दिस इज द फॉर्म ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ काई स्क्वायर, राइट। अच्छा, टाइप 1 एरर ऑकर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा यहाँ से 200% आएगा कि टाइप 1 एरर, टाइप। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें ना मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना के उसमें थोड़ा सा मैं ये सब ऐड कर दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स करके, बिकॉज मुझे लगता है ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए बिफोर द एग्जाम। एनीवेज, पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर इज, रिमेंबर, when the null hypothesis is actually true but it is rejected. So true null hypothesis is rejected, that will be your answer of type 1 error, right?
टाइप 2 एरर क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ. टाइप 2 एरर इज व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स, it is actually false but it is accepted. So that scenario is called type 2 error. Type 2 error, right? Next question में चलते हैं. Correlation is calculated for, that is simple. Correlation is always calculated for bivariate data set, है ना. जब जहाँ bivariate मतलब bivariate, इसको अगर तोड़ेंगे two variables तो इसका मतलब जब दो variable, not only that, दोनों को continuous variable होना पड़ेगा and then you can calculate the correlation coefficient. So the answer should be bivariate data. Next question. A random variable with following distribution has mean 12, variance 9. So the z value of the sample mean value is less than 16. Like what should be the answer here? वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना पहले कोशिश कीजिए, देन यू सी द सॉल्यूशन एंड देन ओनली आप जो है ना सही से सीख पाएंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. हियर आई कैन डू is like if the random variable x is normally distributed, जो कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस x का मीन गिवन है, म्यू से लिख रहा हूँ 12, इसका वेरिएंस गिवन है, दैट इज वी कैन से सिग्मा स्क्वायर इज 9, सो सिग्मा इज 3. सो यू हैव टू फाइंड z. सो z क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए और रिमेंबर भी होना चाहिए, दैट इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है 16, तो 16 माइनस म्यू 12 डिवाइडेड बाई सिग्मा 3. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4/3, सो इट शुड बिकम 1.33333 एंड सो ऑन. So this should be your answer. This you should remember for standard normal distribution, right? Okay. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The mean of the chi-square distribution with n degrees of freedom. Okay, so the mean of the chi-square distribution with n degrees of freedom, ये आपको याद रखना है दो चीजें यहाँ पे. Mean of chi-square distribution is equal to n and the variance is equals to 2 into n, where n is the degrees of freedom for the distribution. So your answer should be n, right? Okay. When the number of degrees of freedom increases the t distribution. अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा सॉल्व किया हुआ प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन में. एनीवेज इसका आंसर जो है ये नॉर्मल होगा. अच्छा, if x and y are two variables with variances sigma 1 square and sigma 2 square, what is the variance of x minus y? तो यहाँ पे आप लोग को दो फॉर्मूला बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज यू शुड रिमेंबर, दैट इज variance of x plus y is equals to variance of x plus variance of y plus 2 into covariance of x and y. ये एक हो गया. और variance of x minus y, just this is like the formula of a plus b whole square and a minus b whole square, you should remember. That's it, simple, these two formula. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि x एंड y का जो वेरिएंस है वो गिवन है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर. ये तो आपको पता है, तो हम लोग इसका निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई निकालेंगे. तो यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन है, सिग्मा 2 स्क्वायर गिवन है, लेकिन कोवेरिएंस कुछ नहीं गिवन है और ऐसा भी नहीं बोला गया है कि द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड. अगर x एंड y यहाँ पे गिवन होता कि दे आर अनकोरिलेटेड, तो जो है यहाँ पे कोवेरिएंस जो है वो 0 हो जाता, तो फिर ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाता, तो आप लोगों का आंसर सिंपली बन जाता सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर दिस. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इट शुड बी नन ऑफ दिस until and unless this information is given in the question. अगर ये दिया होता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. For which distribution mean, अच्छा, this is already discussed, I'm not wasting time on this. Chi-square test describes the magnitude of discrepancies between the theory and observation, the frequency of the discrepancies between theory and observation. क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ देर पहले chi-square distribution का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है वो मैंने बताया था, and this is all about the frequency of the distribution, observed frequency and so on. So it should be the frequency, the option with frequency, this. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. chi-square distribution is mainly used in
गुडनेस ऑफ फिट कैलकुलेट करने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है, एंड स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन को का टेस्ट करने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो इफ दे आर आस्किंग यू कि वेयर वी कैन लाइक इन द फॉर्म ऑफ एसएक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन विच टेस्ट्स वी कैन यूज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर टेस्ट, तो योर आंसर शुड बी ऑल ऑफ दिस, goodness of fit, independent of attributes and specified standard deviation. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक काई स्क्वायर वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज सिंपल आप लोगों को फॉर्मूला में दिख ही गया होगा कि ऊपर में जो था ना यहाँ पे इसका स्क्वायर था, तो ऑब्वियसली वी हैव स्क्वायर, सो इट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर स्क्वायर्ड, सो दैट इज व्हाई दैट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो सिंपल आंसर, बिकॉज दिस इज द आंसर. The differences between observed and expected frequencies are squared. Simple. Acha. To test the difference between the means of two small samples, the appropriate test to be used. अच्छा, तो two small samples के लिए टेस्ट है और डिफरेंस ऑफ मीन का टेस्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने बताया कि स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए आप लोग को टी टेस्ट यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, एंड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट 2 वीडियोस ऑन सैंपल टेस्टिंग। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इसका ज़्यादातर लोग इसका टी टेस्ट जो है ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जो कि सही है, और अगर कोई जेड टेस्ट भी कर रहे हैं वो भी सही है। तो सर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इफ़ द population standard deviation is given in the question, if it is given in the question, if it is given, okay, then we go for z test. Small sample होते हुए भी हमें z test लगाना है उसमें, and if the population standard deviation is not given in the question, then only we use t test, right? Okay. Which part of the area under the normal curve represented by this? तो ये थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम लेके बता दूं। इसके पहले मैं तो इसके कुछ देर पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया था। तो ये आई एम ड्राइंग नॉर्मल कर्व एज यू कैन सी। अच्छा, अब z अल्फा बाई 2 इसका सिग्निफिकेंस आपको समझना है। अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा बाई 2 मतलब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टेल टेस्ट बनेगा, फिर अल्फा बोथ टेल्ड या फिर 2 टेल्ड बनेगा। कब, इफ इट इज गिवन अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 मतलब ये जो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स, ये दोनों पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मान लीजिए अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% क्वेश्चन में गिवन है, तो 5% मतलब 5 बाई 100 मतलब 0.05, और अगर z अल्फा बाई 2 क्वेश्चन में गिवन है, क्रिटिकल वैल्यू जहाँ पे दिया हुआ रहता है ना गिवन करके, वहाँ पे अगर अल्फा बाई 2 गिवन है तो आपको पता चल जाना है कि ये जो अल्फा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बाई 2 मतलब 0.025 यहाँ पे, और ये वाला रीजन हो जाएगा 0.05। तो इन दोनों को मिला के आपका अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो बनेगा। तो इसका आंसर शुड बी बोथ टेल्स। ठीक है, ओके। Next, probability of rejecting a false hypothesis. Now this is like sweet one we can say, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि rejecting the null hypothesis when it is true, or we can say rejecting a true hypothesis, और accepting a false hypothesis। लेकिन ये वाला अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। देख लीजिए, टाइप 1 एरर क्या है, rejecting a true hypothesis। टाइप 2 एरर क्या है, accepting a false hypothesis, and I am talking about the null hypothesis in both the cases or in all the cases, क्योंकि हम null को ही prioritize करते हैं H0। अब ये जो है ना rejecting a false hypothesis, that is the power of test। आपका टेस्ट जो है कितना पावरफुल है ताकि एकदम आपको सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने का जो क्षमता, दैट इज कहाँ पे है, वो इस पावर ऑफ टेस्ट के अंदर छुपा हुआ है। तो इसका आंसर बन जाएगा पावर ऑफ टेस्ट। यहाँ पे लिखा भी है शायद, पावर ऑफ टेस्ट इज नोन एज अ ट्रू पॉजिटिव एंड डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। वही that is if it is false, मतलब if the null hypothesis is false and it is rejected, then it goes under
power of test, we can say. So the answer should be the correct answer is power of test. Acha, 8 male students and 10 female students were selected randomly and their IQ score was recorded to test whether IQ is independent of sex of student. मतलब जो IQ जो है वो फीमेल या फिर मेल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये हम लोग किस टेस्ट से अच्छे से देख सकते हैं. एंड द आंसर शुड बी काई स्क्वायर टेस्ट. दिस आंसर शुड बी काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्रिटिकल रीजन और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक बार मैं फिर भी बता देता हूं. द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हिच लीड टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड. क्रिटिकल रीजन, यहाँ पे देखना डेफिनेशन, ऑल्सो नोन एज रीजन ऑफ रिजेक्शन और अच्छा रीजन ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए. रीजन ऑफ रिजेक्शन, रीजन और रीजन ऑफ रिजेक्शन वट एवर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज रिजेक्टेड, टेस्ट स्टैटिस्टिक विच लीड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, योर आंसर शुड बी क्रिटिकल रीजन. क्योंकि एक चीज को बहुत तरीकों से वी कैन डिफाइन, है ना. तो दिस इज द क्रिटिकल रीजन एंड दैट शुड बी योर आंसर, राइट. ओके, नेक्स्ट. ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का भी क्वेश्चन है, 2016 में रिपीट हुआ था. अच्छा, फॉर द टेस्ट वी हैव दिस mu1 equals to mu2 is the null hypothesis and the alternative hypothesis saying mu1 is less than mu2. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए one thing, that is if mu1 is less than mu2, एक सेकेंड. तो यहाँ पे if h1 such that mu1 not equals to mu2, that means it will be a two-tailed test, both tailed test, two-tailed. And this I have discussed many times in my long question series जो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक सैम्पल टेस्ट के ऊपर बनाया है, उसमें बहुत बार डिस्कस किया. If h1 such that mu1 is less than mu2, so this will be a left-tailed test. And h1 such that mu1 is greater than mu2, so it will be a right-tailed test. ये तो आप लोग पहले समझ लीजिए, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे इसको देखना है कि अच्छा, तो अल्फा इज गिवन एज 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यू कैन अंडरस्टैंड. अभी जो मैंने कुछ देर पहले बता रहा था, मतलब समझ रहे हो ना, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, अल्फा इज 0.05 मतलब, एंड एन इज ग्रेटर देन 30, तो इसका मतलब लार्ज सैंपल, एंड लार्ज सैंपल और वो भी डिफरेंस ऑफ मीन का, है ना. डिफरेंस ऑफ मीन का क्वेश्चन है. mu1 mu2 मतलब दो पॉपुलेशन के दो मीन्स गिवन है और लार्ज सैंपल है और द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%. तो आपको ये पता होना, क्योंकि मैंने बताया एकदम शुरू जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने बताया कि जेड टेस्ट के लिए हमें 4 वैल्यूज याद रखना है, फॉर 5% एंड फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और 1-tailed और 2-tailed टेस्ट के लिए 4 वैल्यूज हमको याद रखना है. तो इसमें जो इसका जो क्रिटिकल वैल्यू है, दैट इज जेड क्रिटिकल, वी कैन से इन दिस केस. कौन सा केस है? द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5% एंड इट इज 1-tailed टेस्ट, है ना. टू बी प्रिसाइज लेफ्ट-tailed टेस्ट, लेफ्ट-tailed टेस्ट, और टू बी प्रिसाइज 1-tailed टेस्ट, वट एवर. तो इसमें जो क्रिटिकल वैल्यू होता है दैट इज 1.645 और 1.64 वट एवर. तो ये 96 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले इसको कैंसिल किया कर दीजिए. फिर उसके बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा हो रहा है. तो पहले मैं इसका डायग्राम एक बार यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. अब क्योंकि ये एक लेफ्ट-tailed टेस्ट है ना, लेफ्ट-tailed टेस्ट है, तो लेफ्ट वाला जो टेल है वहां पे आप लोग का ये जो क्रिटिकल रीजन वो रहेगा, दैट इज, सो इसका मतलब अल्फा इज 0.05. तो मैंने क्या बताया था, अगर मतलब पूरा का अगर लाइक ए 2-tailed टेस्ट है तो हम इसको अल्फा बाय 2 में डिवाइड, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो कुछ देर पहले बताया था. और अगर 1-tailed टेस्ट है तो पूरा का पूरा अल्फा आप लोग का ये रहा 0.05. और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज, जो अभी मैंने बताया था क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज 1.645. कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू इस एक्स एक्सिस के ऊपर 1.645. नाउ द पॉइंट इज कि वी हैव टू सी. अच्छा, तो ये आप, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो क्रिटिकल रीजन है, व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन. सो मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल रीजन इज दिस पोर्शन,
जहाँ पे H0 इज रिजेक्टेड, क्रिटिकल रीजन इज दिस पोर्शन जहाँ पे H0 इज रिजेक्टेड। तो ये कौन सा पोर्शन है, ये 1.65 से स्टार्ट करके माइनस इन्फिनिटी तक लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज Z इज लेस देन इक्वल्स टू 1.645। सो योर आंसर शुड बी दिस वन, Z इज लेस देन इक्वल्स टू 1.645 बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर द क्रिटिकल रीजन, राइट। अगर वो लोग रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए पूछ लेते तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन आंसर होता, तब आप लोग का आंसर होता Z इज ग्रेटर देन 1.645। कब होता, अगर दे हैव बीन आस्क्ड फॉर रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, तो यहाँ पे मेरा लिखा मतलब ये जो सिंबल्स है ये उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर failing to reject the null hypothesis when it is actually false is called beta, and 1 minus beta is called as power of test. So type 2 error this, and this is your power of test. Next question, the values of test statistic which, अच्छा ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दिस इज डन, तो मैंने बता दिया था। क्रिटिकल रीजन यहाँ पे आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a true null hypothesis reject, this is also I have discussed, so this is done. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, इफ यू डू नॉट हैव दिस आई शुड यू नो ऑलरेडी, कि क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लेट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n विड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन नॉट नेसेसरीली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, नॉर्मल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। नॉट ओनली दैट, सैंपल साइज कुछ भी हो, लार्ज सैंपल हो, स्मॉल सैंपल हो, कुछ भी हो। पॉपुलेशन साइज अगर कैपिटल N है, पॉपुलेशन का मीन अगर म्यू है, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा है, then the mean and the standard deviation of the sampling distribution of sample mean। अब यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस चीज का ढूंढ रहे हैं। आपके सिलेबस में दो चीज है, ऑफ सैंपल मीन एंड ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल मीन, और आपको याद रखना है कि सैंपल मीन का जो मीन होगा, मतलब सैंपल मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ the population, that is mu. In any scenario, in any scenario the sample mean will be exactly equals to the population mean। distribution किसी भी टाइप का हो, नॉर्मल हो या फिर ना हो, sample size कुछ भी हो, doesn't matter, it will always be equal to the population mean। कौन? the sample mean। second, अब जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले ये देख लीजिए कि इफ इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ replacement, so in that case the population standard deviation of sample mean, the standard deviation of sample mean will be equals to sigma by root over of n। this is also sigma by root over n when n is infinite, right? And when n is finite and it is सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इस फॉर्म में। ये ना आपको यूज तभी करना है, आपको देख के पता चल जाएगा कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम ये तब यूज करते हैं जब कैपिटल N का वैल्यू गिवन हो और क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल, तो आपको ये यूज करना है। और ये किस चीज का वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है सिग्मा बाय रूट n। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज जो है ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ सॉरी, बाकी सिग्मा बाय रूट n तो सभी में है, सिग्मा बाय रूट n इज कॉमन। अब ये इसमें नया है और क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है कि इसी चीज जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है ना, इसका नाम क्या है? एंड द नेम इज इसका नाम क्या था? हाँ, एस्टिमेटेड, सॉरी, इसका नाम था फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लायर। ये जो एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लायर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, ये एक्स्ट्रा ये जो टर्म रूट ओवर ऑफ n माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लायर। दिस यू शुड रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन अ सैम्पलिंग थ्योरी SR/SWR, अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे WOR होता तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता, ठीक है। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज
if a random sample of size 100 is drawn from a normal population having mean 40, that is mu is given, and variance is 25, this is talking, we are talking about the population here by the way, so sigma is 5 and mu is 40 given in the question, and they are asking you the ACE. अच्छा, ACE का full form पता होना चाहिए. ACE means standard error. SE means a standard error, and to calculate standard error is, that is standard error is nothing but the standard deviation itself. Standard deviation is still, that is the SD, right? So standard deviation of, now that this is what I was saying to you, sample mean, they are asking for sample mean. यहाँ पे आप लोग का वेरिएशन क्या मिल सकता है, either वो पूछ लेगा for sample mean या फिर वो पूछ लेगा for sample variance. You should be careful of, maximum sample mean के लिए पूछा जाता है. तो they are just asking for the standard deviation of sample mean, और ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कुछ देर पहले. क्या होता है इसका, सिग्मा बाय रूट ओवर ऑफ एन, सिग्मा बाय रूट ओवर ऑफ एन, राइट? सिग्मा क्या है 5, रूट ओवर ऑफ एन क्या है, रूट ओवर ऑफ 100, तो सिग्मा 5 बाई रूट ओवर ऑफ 10 मतलब 1 मतलब 10, सो ये बन जाएगा 0.5. क्या आंसर है, आंसर, राइट? ये मीन यहाँ पे कुछ काम में नहीं आया क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एरर पूछा है. अगर स्टैंडर्ड एरर की जगह पे यहाँ पे मीन पूछ लिया होता तो ये म्यू जो 40 जो है यही आप लोगों का आंसर जो है वो बन जाता. सिंपल, ओके. अच्छा, if the population size is 100 and the sample size is 4, standard deviation is 16, find the standard error of the sample mean with simple random sampling with replacement. क्या पूछा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सैंपल मीन पूछा है, मतलब सिंपल सेम चीज पूछा है. अगेन दैट इज आप लोगों को सिग्मा बाय रूट एन कर देना है. सिंपल सिग्मा क्या है, सिग्मा दिस इज 16 बाय रूट ओवर ऑफ एन. N is your sample size and the sample size is 4 as it mentioned. This is population size by the way. This is not required because ये without with replacement है, without replacement नहीं है. Without replacement होता तो आप वो फॉर्मूला यूज करते. अगर ये without replacement होता है, with replacement है तो 16 by root over of n, that is root over of 4, that is 16 by 2, so 8 is the answer. Simple. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैम्पल स्टैटिस्टिक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. दिस थिंग इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं यहाँ से, आप लोगों को पूछ लेगा राइट द डेफिनेशन और व्हाट डू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, तो आपको यही वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है इन द क्वेश्चन, इन द आंसर शीट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सैम्पलिंग भी है. सैम्पलिंग का डेफिनेशन भी आप लोग को पता होना चाहिए. लाइक टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग. इसका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग. अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग अगर पूछ लेगा तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिखाया, आप लोग देख सकते हैं. ऑप्शंस जो भी है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंश्योर्स कन्वीनियंस, collection of intensive and exhaustive data, suitability in limited resources and better report. तो रिपोर्ट होना चाहिए शायद, पता नहीं, इंग्लिश उतना भाई पता नहीं मुझे. इंग्लिश वालों, ग्रामर नज़ीर जो लोग हैं वो बता देना कमेंट सेक्शन में सही है कि नहीं है. ठीक है. एनीवेज, तो यहाँ से जो मिल रहा है कि suitability in limited resource, तो requires less manpower can be an option from here. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Suppose that a population with n equals to 144 and mu is 24. What is the mean of sampling distribution of the mean with sample size 25? तो दिस इज n, स्मॉल n 25. अब देखिए मीन पूछा यहाँ पे. अभी तक जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड एरर दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पूछ रहा था. अब मीन पूछ लिया. मैंने क्या बताया, कुछ भी सिनेरियो हो, कोई भी सिनेरियो हो, मीन जो है मतलब मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये जो है हमेशा जो है पॉपुलेशन म्यू के साथ ही इक्वल होगा. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन मीन 24, सो योर आंसर शुड बी 24. सिंपल. ये मैंने यहाँ पे क्यों कॉपी पेस्ट किया है पता नहीं. एनीवेज, इसका आपको पता होना चाहिए. दिस शुड बी, अभी ये जो मैं बता रहा था, दिस शुड बी इक्वल टू n बाई n माइनस 1 a स्क्वायर. ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए. यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, n बाई n माइनस 1 इंटू a स्क्वायर. मैंने कुछ तो नोट किया था कहीं पे जो मुझे अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है. एनीवेज, so the answer should be n into n minus 1 a square. Okay,
द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक रेफर टू the standard deviation of the sampling distribution of अच्छा इस रेफर टू अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एरर और टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर वी एक्चुअली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ओके SE जो लिखा हुआ था SE दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ओके कंसीडर द प्रोपोजिशन that mean of sampling distribution of the sample means is equal to the population mean which of the following is correct। अब देखिए वही मैं बता रहा था कि सिनेरियो कुछ भी हो, कुछ भी कंडीशन हो कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉपुलेशन साइज इन इफ इट इज लार्ज और whatever with the condition, this is the correct term. The proposition is always true for any condition, for any scenario, any situation, this is always true। मतलब ये जो सैम्पल मीन है जो इसका वैल्यू हमेशा पॉपुलेशन मीन के साथ इक्वल होगा, कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी कंडीशन हो। अच्छा दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये जो क्वेश्चन है कि when नहीं होगा, ये what होगा, what is the variance of the random variable। अच्छा when the variance of the random variable x is 2/3 then the variance of this I have already discussed in the statistics and the probability 1 mark क्वेश्चन वाला वीडियो। मैं एक बार फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। सो variance of 3x plus 5 will be equals to ये जो 3 जो a है ना 3 square into variance of x, ठीक है। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू वेरियंस ऑफ x 2/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 सो आंसर बन जाएगा 6। ओके अच्छा द इक्वेशंस ऑफ द रिग्रेशन लाइंस, दिस टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन, देन द मीन्स दैट इज x बार एंड y बार विल बी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए कि रिग्रेशन लाइंस अगर पैरेलल है तो ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन दो स्ट्रेट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही आप लोगों का x बार एंड y बार का वैल्यू जो है वो होता है। कैसे करेंगे, जस्ट सिंपली इस दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप कोई किसी भी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एनी प्रोसेस दैट यू आर अकस्टम्ड विथ एंड यू विल गेट द आंसर। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4x, ये हो जाएगा 16y, है ना, and this will be 12। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैं अभी आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो दिस 2 will be cancelled out, here I will get -7y, -7 equals to 0, so y will be -1। ठीक है, ये पता है आपको क्या मिल गया, ये आपको y बार मिल चुका है, राइट। अब x बार निकालना है, किसी भी इन दो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो x -4 + 3 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी 1। तो आपको x बार का वैल्यू आपका मिल चुका है, दैट इज 1। इसका मतलब 1, -1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑलरेडी डन। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर फाउंड टू बी इक्वल, ऑलरेडी डन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, होमवर्क दे रहा हूँ। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, किस चीज़ का, वेरिएंस का। सर वेरिएंस का फॉर्मूला ही भूल गया, 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर, सिंपल। अरे ये तो याद रखिए कम से कम, है ना। क्वेश्चन में वेरिएंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो कुछ कर लेंगे। तो क्या करना है, ये आप लोग का एक्सरसाइज है, ये सब इनका स्क्वायर करके सम करना है, इनसे डिवाइड करना है, और इसका जो मीन या फिर एवरेज है वो कैलकुलेट कर लेना है, होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूँगा, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। अरिथमेटिक मीन निकालना है 2, 4, 6 up to 2n। सर कैसे करें, कुछ नहीं, सिंपल है, ऐड करके। अच्छा वैसे ये तो बता दीजिए कि 2 से लेके 2n तक नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स 1, 2, 3, 4 करके n तक, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज n, वो तो ठीक है। अच्छा अब मीन का क्या फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन एवरेज का 1/n इंटू समेशन xi, ये तो फॉर्मूला है ना। तो 1/n, अब 2 + 4 + 6 प्लस अप टू तक 2n तक जाएगा, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट को क्या हो गया, हाँ ठीक है, 1/n। सर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए ना, किसने रोका है, अप टू n 2/n, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला जो है ना हम लोग बचपन में सीखे थे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
क्या फॉर्मूला है सर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू कैंसिल होगा, n कैंसिल होगा। सर n प्लस वन है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, दोहरा दोहरा के मिल जाएगा n प्लस वन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन दैट द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस, मतलब मीन गिवन है 5, मीडियन जो है वो भी गिवन है 11, व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो आप लोगों को मोड निकालना है। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला, हमें एक रिलेशन मीन मीडियन और मोड के बीच में एक एम्पेरिकल रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए, एंड दिस इज ओनली फॉर यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड हो, दैट इज, एंड द रिलेशन इज मीन माइनस मोड is approximately equal to 3 into mean minus median। ठीक है, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है पुट कर देना है, 5 माइनस मोड तो आपको निकालना है, सो मोड इज मोड, 3 इंटू मीन है 5, मीडियन है 11। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, इसको इक्वल्स टू साइन जैसा ही ट्रीट कीजिए फिलहाल, वरना आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है। तो मोड आ जाएगा यहाँ से -6 8 23, मोड इज कमिंग एज 23, राइट, ओके। लो कर लो बात, वही पूछ लिया, मीन मीडियन मोड के मोड में क्या रिलेशन है वही पूछ लिया है। अच्छा, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोगों ने अभी देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों जो है वो सेम इक्वल होता है। दिस इज फॉर जनरल केस बाय द वे, है ना, दिस इज फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने जो बताया कुछ देर पहले, और फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली वी कैन डू दिस। ये क्या है, अच्छा, द डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज मेजर्ड यूजिंग, कहाँ का क्वेश्चन है, दिस वी मेजर्ड बाय यूजिंग और बाय फाइंडिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज आर एक्स वाई का वैल्यू पता करने से हमें इसका आंसर मिल जाता है कि दोनों के बीच में कुछ लीनियर एसोसिएशन है कि नहीं। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर, आर एक्स वाई और रो एक्स वाई कोई भी चलेगा, सो दिस इज द आंसर, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। अच्छा, relation between mean and variance for random variable following binomial distribution, sir this I have already discussed in the video of probability MCQ, probability 1 mark question, जरूर देख लेना वहाँ पे, यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं इसका आंसर, है ना, ओके। अच्छा, ये क्या गिवन है, x बार इज गिवन 1, वेरिएंस ऑफ x इज गिवन 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर एक रिलेशन, लीनियर रिलेशन गिवन है कोई दो वेरिएबल्स के बीच में, देन वी कैन सिंपली डू दिस, y बार इक्वल्स टू 3x बार प्लस 5, सिंपल। तो यहाँ पे आप लोगों का x बार का वैल्यू गिवन है 1, क्वेश्चन में गिवन है। सर इसे कैसे लिख दिया, क्योंकि ये e ऑफ x जो है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन हम ज्यादातर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, और इसका स्टैटिस्टिक्स वाला वर्जन बन जाता है मीन और एवरेज, दैट इज x बार, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट मीन ओनली, राइट, ओके। तो 3 इंटू 1 प्लस 5, सो इसका आंसर आ जाएगा 8, तो 8 सभी में 8 है, बहुत बढ़िया, 8 तो करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर ऐसा कुछ लीनियर रिलेशन गिवन है दो वेरिएबल के बीच में, तो उसका वेरिएंस से क्या बनता है, वेरिएंस ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, है ना, जो x का जो कोएफिशिएंट है इनटू वेरिएंस ऑफ x, दैट इज 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x कितना गिवन है सर, 2 गिवन है, 2, सो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, क्या 18 ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, सो 8,18 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of mutually independent random variables, the regression lines are, okay, okay। देखिए मैंने एक प्रूफ करा है इन द वीडियो ऑफ 2022 का जो पेपर सॉल्यूशन है, उसमें देयर इज अ वीडियो, उसमें देयर इज अ प्रूफ ऑफ tan theta, theta is the acute angle between two regression lines, between two regression lines if theta is the acute angle, then tan theta is equal to 1 by r square by r into sx into sy, that is standard deviation of x into standard deviation y by this, right। अब इसमें the point is if two variables x and y are mutually independent। अच्छा, अब हमें पता है कि if x and y are mutually independent, तो इनका जो कोवेरिएंस है ये भी मेरा डिस्कस किया हुआ है इन द वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 मार्क क्वेश्चन, द कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू 0। और
आर का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ आर, सिंपल आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एस एक्स इंटू एस वाई। अगर कोवेरिएंस ही जीरो है तो आर भी जीरो हो जाएगा, और अगर आर जीरो हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है tan थीटा में, tan थीटा में द डिनोमिनेटर इज जीरो। इसका मतलब थीटा जो है, अब tan थीटा, इसका मतलब ये दिस इज बिकम अनडिफाइंड, तो थीटा tan थीटा का वैल्यू अनडिफाइंड होता है थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2 90 डिग्री, और अगर थीटा π/2 है तो इसका मतलब, अब थीटा क्या बताया था, द एंगल एक्यूरेट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, और अगर थीटा π/2 है इसका मतलब द स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द स्ट्रेट लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो एक 1 मार्क क्वेश्चन में कितना सारा थ्योरी यूज हो गया, ये एक फॉर्मूला यूज हो गया, ये एक फॉर्मूला यूज हो गया, ये फॉर्मूला यूज हो गया, और ट्रिगोनोमेट्री भी यूज हो गया, और इससे जियोमेट्री भी यूज हो गया। लो तो किंग बन गया ये, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है सबका मतलब है ना क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एनीवेज ये तो ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। हाँ खत्म 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 हो गया, खत्म, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे हाँ वो प्रूफ बचा है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, है ना। वेट एकदम नीचे था वैसे, हाँ ये रहा। अच्छा तो इसका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं जल्दी से। Okay, so first we have to prove here that is -1 less than equals to rho xy, that is the correlation coefficient। rho भी मिल सकता है यहाँ पे r मिल जाए, है ना, सभी correlation coefficient का सिंबल है, that is less than equals to 1। तो this we have to prove, और इसको प्रूव करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। so first let us consider two variables u equals to x minus x bar by sigma x and v equals to y minus y bar by sigma y. These two variables we have to consider here. Next, covariance of uv is equals to covariance of xy divided by sigma x into sigma y. ठीक है, like if two variables are related like this, u with x and v with y, then उनका जो कोवेरियंस के बीच में जो रिलेशन बनता है that goes like this, and this is nothing but r और rho xy। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नाउ 1/n समेशन ui स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n, अब ui क्या था यहाँ पे, मतलब u क्या था, x माइनस एक्स बार बाई सिग्मा एक्स, तो ui स्क्वायर मतलब क्या होगा, xi माइनस एक्स बार बाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द समेशन साइन, सो आई कैन टेक इट आउटसाइड, सो दिस विल बिकम 1 by sigma x स्क्वायर समेशन 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये जो है दिस पार्ट 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार, क्या है, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ओनली, सो दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट 1। एंड बिल्कुल सिमिलरली फॉर y ऑल्सो 1/n समेशन vi स्क्वायर जो कि y के लिए जनरेट होगा, सेम तरीके से वो भी 1 मिलेगा आप लोग को, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 देता था। इसके बाद नेक्स्ट, नाउ ui प्लस vi का होल स्क्वायर, सिंस ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहा हूं। Okay, now I am applying summation in both the sides. अच्छा, now multiplying both sides with 1/n, ओके अब इसका वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1, इसका वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1, सो दिस इज 1 प्लस 2/n समेशन ui vi
plus 1 is greater than equals to 0. So I'm getting 2 by n summation ui vi is greater than equals to minus 2. So this implies summation 1 by n summation ui vi is greater than equals to minus 1. This I am getting. राइट इसको मैं मार्क कर देता हूँ 4 हो जाएगा. राइट ओके नाउ सिमिलरली अच्छा नाउ वन थिंग ओके नाउ u क्या था मेरे पास u था x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x. ठीक है ये था मेरा u. तो यहाँ से u बार क्या होगा x बार माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x. x बार का बार नहीं होता. ठीक है x बार ऑलरेडी दिस अ नंबर दैट इज मीन ऑफ x 1 2 3 4 5 6. उसका बार लेके क्या फायदा. वेरिएबल जो होता है उसका उसके ऊपर मीन अप्लाई होता है मतलब बार होता है. तो ये हो जाए 0 सिंपल है ना. ऊपर में न्यूमरेटर में 0 हो रहा है. सिंपली v बार भी फिर 0 हो जाएगा y के पॉइंट ऑफ व्यू से y के रिस्पेक्ट से. अब कोवेरियंस ऑफ uv क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस ऑफ uv. इट इज 1 by n समेशन ui माइनस u बार इंटू vi माइनस v बार. सिंपल. अब u बार v बार तो 0 है ना. ये रहा. दैट इज दिस विल बी इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. तो 1 by n समेशन ui vi. अब 1 by n समेशन ui vi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है. तो 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं. 4 इंप्लाइज उसके जगह पे अगर मैं कोवेरियंस ऑफ uv लिख दूं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आई कैन राइट. अब कोवेरियंस ऑफ uv क्या था. कोवेरियंस ऑफ uv वाज इक्वल्स टू रो एक्स वाई और आर एक्स वाई दिस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. सो दिस इंप्लाइज रो एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और आई कैन राइट लाइक दिस -1 इज लेस देन इक्वल्स टू रो एक्स वाई. तो प्रूफ का जो है फर्स्ट पार्ट वो मिल चुका है. और ये मुझे मिला है कहाँ से स्टार्ट करके. मुझे स्टार्ट करके ui प्लस vi का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो सिमिलरली अगर अब उसके जगह पे नाउ इफ आई हैव टेकन कि ui माइनस vi इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो इससे हमें मिल जाएगा बाय सिमिलर अप्रोच. उसको प्रूफ नहीं करना पड़ता है. बाय सिमिलर अप्रोच हमें क्या मिल जाएगा. दैट इज कोवेरियंस ऑफ uv is greater than equals to 1 or that is rxy is less than equals to 1. Sorry, my bad. less than equals to. तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में रो दे या फिर रो की जगह पे आर दे प्रूफ जो है वो सेम बनेगा. ठीक है अच्छा ये हो गया. और एक प्रूफ था इसके बाद और उसमें क्वेश्चन क्या था कि उसमें से कि इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड इन अ लीनियर रिलेशन देन r का वैल्यू जो है वो प्लस या -1 होता है. ठीक है मतलब दो वेरिएबल्स हैं और उन दो वेरिएबल मैं क्वेश्चन एक बार आप लोग दिखा देता हूँ. ठीक है अगर आप विश्वास ना करें. इफ द रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर रिलेशन दिस prove that the correlation coefficient between x and y is either -1 or +1 according as the symbol of a and b, sign of a and b. मतलब if a and b are of same sign then it will be a plus or otherwise it will be a minus. So this is suppose this is a linear relation given between x and y. क्या मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ. क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से by is equals to -ax - c और मैं इस b से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा a by b x माइनस c बाई बी. और इसको आई कैन रिप्लेस दिस माइनस a बाई बी को मैं a1 से रिप्लेस कर रहा हूँ और दिस माइनस c बाई बी को मैं मान लीजिए b1 से रिप्लेस कर दूँ तो मुझे एक ऐसा रिजल्ट मिल रहा है. ठीक है अच्छा नाउ ये इक्वेशन एक रिलेशन मुझे मिल चुका है बिटवीन y एंड x मॉडिफाइड रिलेशन वी कैन से. नाउ कैन आई राइट x इक्वल्स टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 बाई 1. देखिए सिंप्लीफाई कीजिए आपको x ही मिलेगा और यहाँ से मैं y को लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1 बाई 1. ठीक है तो लाइक ये मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये वाला प्रॉपर्टी याद होना चाहिए जिसका मैंने कुछ देर पहले ही अभी बताया था कि इफ u इक्वल्स टू ax प्लस b बाई c नहीं सॉरी बाई 1 मतलब सिर्फ ax प्लस b एंड v इक्वल्स टू से cy प्लस d देन r uv जो होता है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू c डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ
ए इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू आर एक्स वाई। मतलब आर यू वी और आर एक्स वाई दोनों का वैल्यू सेम होता है, चीज़ें जो डिपेंड करता है वो सिर्फ ए और सी का साइन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द साइंस ऑफ ए एंड सी आर सेम देन बोथ द वैल्यू विल बी सेम, इफ द साइंस ऑफ ए एंड सी आर ऑपोजिट देन देयर विल बी अ माइनस साइन, सिंपल। ओके, तो सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ, तो फिर आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, मतलब जस्ट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट ऑन दिस एक्स एंड वाई, इस एक्स और इस वाई के, इसको यू के जैसा सोचिए, इसको वी के जैसा सोचिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में। तो आर ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू आर एक्स एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है मुझे, ए बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू आर एक्स एक्स। नाउ आई कैन राइट आर एक्स एक्स इज इक्वल्स टू covariance of xx divided by sigma x into sigma x. This is just, I'm just following the formula of correlation coefficient, right? Okay, equals to, अच्छा, covariance of same variable can be written as sigma x, मतलब sigma x square. Like there is a formula of this thing. You can prove by using the formula of covariance, but the point is अगर एक covariance में दोनों variable same ही है तो basically वो जो है वो variance को ही denote करता है। covariance mainly बनता है दो variables के variance से, तो अगर दोनों वेरिएबल सेम ही है तो जस्ट वेरिएंस को ही वो डिनोट करता है। सो दिस इज एक्चुअली सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड नीचे भी सिग्मा एक्स का स्क्वायर ही है, तो बेसिकली इसका वैल्यू जो है वो 1 होगा, आर एक्स एक्स इज 1। अच्छा, तो देयरफॉर दिस फ्रॉम दिस आर एक्स वाई, सो आई कैन राइट आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, और टू फ्रॉम द लाइक दिस लाइन, सेकेंड लाइन, ओके, दिस सिंपल दिस इनटू 1 है ना, तो इसका मतलब a बाई मॉडुलस ऑफ a। अब इसका जो है इज 1, अगर क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को जब हम मॉडुलस को हटाते हैं तो प्लस a होता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस a होता है व्हेन a इज लेस देन 0। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 से हम लोग डिवाइड किसी को नहीं कर सकते, तो इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये बन गया 1 कब, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -1 व्हेन a इज लेस देन 0। तो आर एक्स वाई का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, आर एक्स वाई का वैल्यू आइदर +1 हो रहा है या फिर -1 हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ a। और यहाँ पे a क्या था, सॉरी a नहीं था, a1 था, a1, ये a1 होगा सभी, ठीक है, a1 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 a1। अब a क्या था, a1 क्या था, a by b, minus a by b, whatever. So a1 was minus a by b, so minus a by b is greater than 0, that is minus a is greater than b or something like that. So basically depending upon the signs of a and b, rxy is either equals to 1 or equals to -1. That's it. ये हो गया आप लोगों का प्रूफ। और इसके साथ एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सी जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, क्योंकि ये जो है इस प्रूफ के रिजल्ट से ही बन जाता है। यहाँ पे सेम देखिए कॉपी पेस्टेड है बिल्कुल, x एंड y एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर रिलेशन दिस। देखिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, इस ax प्लस by प्लस c के साथ इसको कंपेयर कीजिएगा, तो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है ऑफ x एंड y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1, मतलब rxy जो है यहाँ पे हो जाएगा इधर +1 या फिर -1। कैसे पता चलेगा +1 -1 होगा, a और b के साइन के ऊपर, अगर a और b का साइन जो कि 3 और 2 है सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 जस्ट बाय यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है, जो भी पेपर था सभी का सॉल्यूशन मैंने कर दिया फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस एज वेल एज जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था उसका बचा कुचा पार्ट। तो अभी अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल एंड तक, इफ आर लाइक सीइंग दिस, तो लाइक ज़रूर करना, एंड आई एम थिंकिंग टू मेक अ सजेशन, लास्ट में सजेशन वीडियो, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ जितना हो सके, है ना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।